हिंदुस्तान जैसे मुल्क में जिसकी इतनी आवश्यकताएं हैं, अगर एम्प्लॉयमेंट न खोजा जा सके तो और एम्प्लॉयमेंट कहां खोजा जा सकेगा? जहां इतनी आवश्यकताएं हैं जो पूरी नहीं हो रही, वहां तो हम हजार दिशाएं खोज सकते हैं, लेकिन हमारे मन में खोज का भाव नहीं। हम जिसे वैज्ञानिक कहते हैं अपने मुल्क में, वो भी ज्यादा से ज्यादा विज्ञान का विद्यार्थी होता है, वैज्ञानिक नहीं होता। वैज्ञानिक होने का मतलब ही यह है कि हम जिंदगी को नए रास्ते दें, हम जिंदगी को नई दिशाएं दें, हम जिंदगी को नए पहलू दिखाएं, हम जिंदगी को समृद्धि के नए उपाय सुझाएं। लेकिन हिंदुस्तान में बच्चे ये नहीं करेंगे। बच्चे क्या कर रहे हैं? वो बसें तोड़ रहे हैं, यूनिवर्सिटीज के कांच फोड़ रहे हैं, वो शिक्षकों पर पत्थर फेंक रहे हैं, वो हड़ताल कर रहे हैं, वो गिराव कर रहे हैं। ये सब आप करते रहें। ये सब अनुत्पादक काम ही नहीं है, विध्वंसक काम है। इससे मुल्क की जिंदगी अच्छी नहीं हो सकेगी। और मुल्क का जो पुराना आदमी वो क्रोध से भर गया है इन हरकतों को देख के, और इन दोनों के बीच कोई संबंध नहीं रह गया। मैं हिंदुस्तान के जवान को कहना चाहता हूं कि चुनौती है तुम्हारे लिए, और ऐसी चुनौती बहुत मुश्किल से आती है, और जिनकी जिंदगी में आती है उनको सौभाग्यशाली मानना चाहिए अपने को कि परमात्मा ने उन्हें मौका दिया जहां वो नई जमीन तोड़े। लेकिन शायद हम बैलगाड़ी में बैठे रहने के आदी हैं, हमने कहीं भी नई जमीन नहीं तोड़ी बहुत सैकड़ों वर्षों से, इसलिए हमारी आदत टूट गई है नई जमीन तोड़ने की। लेकिन सारी दुनिया नई जमीन तोड़ रही है, सारी दुनिया में बहुत कुछ नया हो रहा है जो कभी नहीं हुआ था। ऐसे फल पैदा किए गए हैं जो कभी पैदा नहीं किए गए थे, ऐसा गेहूं पैदा कर लिया गया है जो कभी पैदा नहीं किया गया था। तो हमारे बच्चे क्या करेंगे? वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पढ़ के सिर्फ परीक्षाएं देते रहेंगे, और परीक्षाएं दे के ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर दफ्तर में क्लर्क बन के बैठ जाएंगे। क्या करेंगे? एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अगर ऐसे बच्चों को नहीं निकाल पाती है जो मुल्क को नए भोजन दे सके, अगर ऐसे बच्चे नहीं निकाल पाती है जो गेहूं के ऐसे वृक्ष दे सकें जो हर साल फसल दें और हर साल उनको काटना ना पड़े और साल में 2 बार फसल दें, तो हम बहुत इस बड़ी दुनिया में जहां आदमी चांद पर उतर गया है, अगर हम आदमी को जमीन पर पेट भरने के योग्य नहीं बना सकते तो हमारा सारा ज्ञान और हमारी सारी खोजें नासमझी से हैं और बेकार। मैं नहीं मान सकता हूं कि आदमी को भूखे मरने की अब कोई जरूरत है, और मैं नहीं मान सकता हूं कि आदमी को नंगे रहने की कोई जरूरत है, और मैं नहीं मान सकता हूं कि कोई भी आदमी अब बिना मकान के रहे। लेकिन हमारी जवानी कमजोर है, और हमारी जवानी साइंटिफिक नहीं है, और हमारे जवान के पास नई दिशाओं का ख्याल नहीं है। मैं तो चाहूंगा प्रत्येक यूनिवर्सिटी को सच में ही अगर वो यूनिवर्सिटी है तो उसे इस बात की दिशा में ही सर्वाधिक चेष्टा में लग जानी चाहिए कि उसके बच्चे पुराने किस्म के काम न मांगे। जिस यूनिवर्सिटी के बच्चे हिंदुस्तान में वापस लौट के गांव में शहर में पुराना काम मांगते हैं, वो यूनिवर्सिटी ने अपना काम पूरा नहीं किया, वो यूनिवर्सिटी बेकार। वहां सिर्फ हम थोथा काम कर रहे हैं। विश्वविद्यालय से निकला हुआ लड़का भी वही काम मांगे जो पुराने लोग मांग रहे थे, जो इस विश्वविद्यालय से कभी नहीं निकले थे। तो फिर इस विश्वविद्यालय ने किया क्या? 6 साल हमने क्या किया? लेकिन नहीं, हम यहां दूसरे तरह के कामों में लगे हैं। विद्यार्थी पढ़ने में उत्सुक नहीं है, शिक्षक पढ़ाने में उत्सुक नहीं है। शिक्षक अपनी सीनियरिटी में उत्सुक है, वो अपनी पॉलिटिक्स में उत्सुक है, वो अपनी यात्रा में लगा हुआ है। कहीं मौके बेमौके थोड़ी बहुत फुर्सत मिल जाती है तो वो लड़कों की तरफ देख लेता है, अन्यथा उसकी आंखें आगे लगी हैं कि कौन वाइस चांसलर हो गया है, कौन डीन हो गया है। वो अपनी यात्रा पर लगा हुआ है। विद्यार्थी अपनी यात्रा पर लगे हुए हैं कि वो कितना तोड़ रहे हैं, कितना मिटा रहे हैं, वे किस तरह बिना पढ़े पास हो जाएं, वे किस तरह चोरी से पास हो जाएं, वे किस तरह उन्हें कोई मेहनत न करनी पड़े और सर्टिफिकेट मिल जाए। इसके लिए हड़ताल कर रहे हैं, इसके लिए उपद्रव कर रहे हैं। ये मुल्क मर जाएगा। अगर यही हाल है तो ये मुल्क बच नहीं सकता, क्योंकि ध्यान रहे, मुल्क के बचने की सारी संभावनाएं उसकी इंटेलिजेंसिया पर निर्भर होती हैं। इस मुल्क को हिंदुस्तान के ग्रामीण से कोई आशा नहीं है, हालांकि ग्रामीण ही पेट भर रहा है। इस मुल्क को हिंदुस्तान के अशिक्षित से कोई आशा बांधनी उचित नहीं है, क्योंकि वो बेचारा बहुत पुरानी दुनिया में जिया है, नई दुनिया की खोज उसे मुश्किल है। लेकिन हमारे बच्चे तो सारी नई दुनिया में जी रहे हैं। वो क्या नया कर रहे हैं? वो कुछ नया करते हैं थोड़ा बहुत, वो कमीज का ढंग बदल लेते हैं, वो पतलून की थोड़ी सी चौड़ाई कम कर लेते हैं, वो जूते पे ज्यादा पॉलिश करने लगते हैं। इन सब बातों से जवान आदमी का कोई भी पता नहीं चलता। इन सब बातों से कोई पता नहीं चलता कि आप जिंदगी को नया करने की कोशिश में लगे। ना तो नए कपड़े बदल लेने से, न जूते की रौनक बदल लेने से,
न थोड़ा पॉलिश ढंग से बोलना सीख लेने से कोई आदमी जवान होता है। जवानी का एक लक्षण है कि जहां पुरानी पीढ़ी ने छोड़ा था दुनिया को, हम उसे आगे ले जाएं। जहां पुरानी समस्याएं थी वे वहीं न रह जाएं, हम उनसे हल करें। लेकिन हम समस्याओं को हल करने में उत्सुक नहीं है। पूरे मुल्क का जवान ये कहता है हमारी समस्याएं हल करो। कौन हल करे? कौन जिम्मेवार है? सारे हिंदुस्तान के लड़के ये कहते हैं हमारी समस्याएं हल करो, जैसे कि पुरानी पीढ़ी का कोई जुम्मा है सारी समस्याएं हल करने का। पुरानी पीढ़ी आपकी समस्याएं हल नहीं करेगी, नहीं कर सकती है। अगर बोले और आश्वासन दे तो झूठे आश्वासन है। आपकी समस्याएं आपको हल करनी पड़ेंगी, जिम्मेवारी आपकी है। ये शिकायत किसी और से नहीं हो सकती। अगर नहीं हल कर पाएंगे तो हम भूखे मरेंगे, परेशान होंगे, दुखी होंगे, और अगर हल करेंगे तो हम सुखी हो सकेंगे, हम मुल्क को समृद्ध कर सकेंगे, संपन्न कर सकेंगे, शक्ति दे सकेंगे। सारी दुनिया संपन्न होती जा रही है, हम क्यों गरीब होते चले जा रहे हैं? आज अमेरिका या स्वीडन या स्विट्जरलैंड या नॉर्वे में सवाल यह है कि उनके पास इतनी संपत्ति है, उसका वो क्या करें? और हमारे सामने सवाल यह है कि हमारे पास इतने आदमी हैं, इनके लिए हम कहां से संपत्ति दें? आखिर उनके पास भी हमारे जैसे ही मन है, बुद्धियां हैं। हमारे पास कोई कम बुद्धि नहीं है किसी से, लेकिन ऐसा मालूम पड़ता है हमारी बुद्धि लड़ने झगड़ने में व्यय हो जाती। हमारी सारी बुद्धि लड़ने झगड़ने में व्यय हो जाती। हम इतने लोग यहां बैठे हुए हैं, अगर हम सब आपस में लड़ने लगे तो इस हाल की सारी ताकत नष्ट हो जाएगी। लेकिन अगर हम सारे संयुक्त होकर किसी सृजन में लग जाएं तो हम शायद कुछ बना पाएंगे। और जिन चीजों के लिए हम लड़ रहे थे वो सहयोग से निर्मित हो सकती हैं, और जिन चीजों के लिए हम लड़ रहे थे अगर लड़ते ही रहे तो वे कभी भी निर्मित न होंगी। जो निर्मित है वो भी टूट जाएगा। इस समय हिंदुस्तान को सहयोग की एक फिलसफी चाहिए, एक कोऑपरेशन की फिलसफी चाहिए। लेकिन हिंदुस्तान में जितनी फिलसफीज आज प्रचलित है, चाहे कम्युनिज्म, चाहे सोशलिज्म, और चाहे जनसंघ, और चाहे कांग्रेस, और चाहे कोई भी, वे सभी कॉन्फ्लिक्ट की फिलसफीज है। वे सब ये सिखा रही हैं कि लड़ो, वे सब ये सिखा रही हैं कि दूसरा जिम्मेवार है। हिंदुस्तान में आज कोई भी इतनी कहने की हिम्मत नहीं जुटाता कि तुम जिम्मेवार हो, दूसरा जिम्मेवार नहीं है। और कोई भी ये कहने की हिम्मत नहीं जुटाता कि लड़ने से कुछ हल न होगा। इस समय जरूरत है कि हिंदुस्तान की सारी शक्तियां पूल्ड हो जाएं। हिंदुस्तान की सारी शक्तियां इकट्ठे होकर अगर श्रम करें तो कोई कारण नहीं कि 20 साल में इस मुल्क में भी समृद्धि का सूरज निकल सके, और कोई कारण नहीं कि हम भी आदमी की जैसी जिंदगी बसर करने योग्य हो सके, और कोई कारण नहीं कि हम जानवर की तरह भूखे और प्यासे और नंगे और जमीन पर भिखारी की तरह हाथ फैलाए हुए फिरते रहें। हमारे देश के नेता सारी दुनिया में भीख मांगने के सिवाय और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। वो भीख मांग के इस मुल्क को कब तक बचा सकते हैं? और हमें जो थोड़ी सी रौनक दिखाई पड़ती है, ख्याल रखना वो रौनक हमारी नहीं है, वो अमेरिकन गेहूं की, वो ज्यादा देर नहीं चलने वाली। आज अमेरिका में 4 किसान जितना काम कर रहे हैं उनमें से 1 किसान की मेहनत हिंदुस्तान को मिल रही, लेकिन अमेरिका के इकोनॉमिस्ट परेशान हो गए। अभी वहां के बहुत विचारशील लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि अब हिंदुस्तान को और सहायता देनी गलत, क्योंकि ये सहायता हम कब तक देंगे? और जिस दिन ये सहायता बंद होगी उस दिन हिंदुस्तान में इतना भयंकर अकाल पड़ेगा कि सब जिम्मेदारी हम पे आएगी कि इन्होंने सहायता देनी बंद कर दी, इसलिए यही जिम्मेवार। इसलिए अमेरिका का वैज्ञानिक तो सलाह दे रहा है, अर्थशास्त्री सलाह दे रहा है कि अब सहायता बंद कर दो, अब ये सहायता आगे खींचनी उचित नहीं, फिर ठीक भी नहीं। मैं भी मानता हूं हिंदुस्तान को सहायता अब नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि सहायता की बहुत आदत भी शायद नुकसान पहुंचा सकती है। हम अपनी मुसीबतों में छोड़ दिए जाने चाहिए। अगर हम अपनी मुसीबतों में संघर्ष कर सकते हैं मुसीबतों से, लेकिन हम अपने से संघर्ष करने से बचें तो हम मुसीबतों से संघर्ष करें। 2 ही रास्ते हैं, या तो हम लड़ें या हम मुसीबतों से लड़ें। लेकिन हम आपस में लड़ेंगे तो हम संघर्ष मुसीबतों से नहीं कर सकते। लेकिन पूरा मुल्क आपस में लड़ने में बड़ा आतुर है, और हम अपने को लड़के नष्ट करते रहे हजारों साल तक, आगे भी हम अपने को लड़के नष्ट करते रहेंगे। और हम ऐसी फिजूल की बातों पर लड़ते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं है। कहीं भाषा पर लड़ेंगे, कहीं धर्म पर लड़ेंगे, कहीं मंदिर मस्जिद पर लड़ेंगे, कहीं हजरत मोहम्मद का बाल चोरी चला जाएगा तो लड़ेंगे, कहीं किसी शंकर जी की पिंडी टूट जाएगी तो लड़ेंगे। हम इतनी फिजूल की बातों पर लड़ रहे हैं कि सारी दुनिया भविष्य में हम पे हंसेगी। हमारे सामने बड़े बड़े सवाल थे, उनको छोड़ के हम इन पर लड़ते रहते हैं।
बड़े सवाल है मुल्क के सामने, शायद मरने और जिंदा होने का सवाल है, शायद जिंदगी और मौत का सवाल है। अगर हम 20 साल में मुल्क की सारी शक्तियों को क्रिएटिव मोड़ नहीं दे सकते तो हम 20 साल में इस जमीन पर रहने के योग्य नहीं रह जाएंगे। 1978 और 1985 के बीच हिंदुस्तान में इतने बड़े अकाल की संभावना है जिसमें 10 करोड़ लोगों से लेकर 20 करोड़ लोग तक मर सकते हैं। लेकिन हम बैठ के सुन लेंगे, शायद हम कहेंगे कि भगवान की मर्जी होगी तो बचा लेगा, और मर्जी नहीं होगी तो भगवान की मर्जी के खिलाफ पत्ता नहीं हिलता, हम क्या करेंगे? ऐसे नहीं चलेगा। हमने भगवान की मर्जी बहुत जगह से तोड़ दी, हमने जन्म दर कम कर ली, हमने बीमारियों का इलाज कर लिया है, हमने मृत्यु दर तोड़ डाली और उधर हम बच्चे पैदा किए जा रहे हैं। अभी हेल सियासी ने इथोपिया में एक अमेरिकन कमीशन बुलाया क्योंकि इथोपिया में बहुत बीमारियां हैं और बहुत मृत्यु दर है। तो एक अमेरिकन मेडिकल कमीशन को बुलाया तो उसने जांच पड़ताल करवाई और फिर हेल सियासी को उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी और अपनी रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि आपके मुल्क में जो पानी है वो रुग्ण है और आपके मुल्क में पानी पीने का जो ढंग है वो बीमारी फैलाने वाला है और आप गंदा पानी पीते हैं। इथोपिया में सड़कों के किनारे जो पानी भर जाता है और जानवर जिसमें घूमते रहते हैं उस पानी को भी लोग पीने के काम में ले